देखिए यहां पर हमारा एक सूत्र लिख देता हूं पहले, जिससे आपको समझ में जाए। d/dx cos x बराबर होता है माइनस के sin x, यानी कि x के सापेक्ष cos x का हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो कितना आता है माइनस के sin x आता है। क्लियर है? अब आप देखें यहाँ t का cos ओमेगा t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इतनी चीज को हमने मान लिया क्या, t। क्या मान लिया, t मान लिया। अब आप कहेंगे हाँ तो ठीक है, तो सर आप t क्यों मान ले। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ठीक। तो यहाँ इसे क्या मान लिया हमने, अपने माइंड में फीड कर लिया कि ये cos t है, केवल क्या है, cos t है, और cos t का समाकलन अवकलन हम करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस के sin t, इस वाले फॉर्मूले से। क्लियर है? तो यही बात हम लिख देते हैं, d/dt phi b बराबर ba, कितना जाएगा, माइनस के sin, और t हमने मान रखा था किसे, ओमेगा t को, तो इसलिए ओमेगा t। ठीक। अब जिसे हमने अपने दिमाग में सोचा था कि इसे हमने t माना है, उसका दोबारा से क्या कर देंगे, हम अवकलन करते हैं। ये अवकलन करने का नियम होता है। जो मैथ वाले बच्चे हैं मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, परंतु बायो वाले बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुने। ठीक, तो कितना इसका दोबारा से करेंगे, किसका, जिसे हमने t माना था अपने दिमाग में, और t किसे माना था हमने, ओमेगा t को। तो यहां पर दोबारा से लिख देते हैं d/dt ओमेगा t। अब आप देखिए किसके रेस्पेक्ट में किसका अवकलन कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में ओमेगा t का कर रहे हैं। तो यहां पर जो ओमेगा है, जो हमारा ओमेगा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे क्या ले लिया जाएगा, पहले ले लिया जाएगा। तो d phi b अपॉन dt बराबर ba, ये माइनस में पहले ले आता हूं, माइनस ba sin ओमेगा t। ठीक, अब इनटू ओमेगा पहले लिया है, d/dt इंटू t। फिर से एक सूत्र होता है, सूत्र मैंने आपको सब लिखवा रखे हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे भी फर्स्ट ईयर की अगर आप कॉपी देखेंगे फिजिक्स की, उसमें आपको सूत्र मेंशन करा रखे हैं, और मैंने वहां पर भी कहा था कि ये फॉर्मूले याद कर लेना, बहुत काम आएंगे फिजिक्स में। ठीक, फिर भी एक बार और मेंशन कर देता हूं, हमारा क्या होता है, d/dx, x बराबर होता है 1, यानी कि x का x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। ऐसी t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो d phi b अपॉन dt बराबर माइनस के ba, और ओमेगा को मैं पहले ले आया, sin ओमेगा t। ठीक, और यहां पर, ठीक, यहां पर कितना हो गया, 1। अब ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। क्या है ये, हमारी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। ठीक, अब आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब हमारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, यानी कि EMF, इन शॉर्ट लिख रहा हूं बेटा मैं, EMF क्या होता है हमारा, इसे स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, EMF बराबर होता है माइनस के n d phi b अपॉन dt के, जहां n क्या होता है, कुंडली में फेरों की संख्या होती है। क्या होती है, कुंडली में फेरों की संख्या होती है। ठीक, अब d phi b अपॉन dt की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे करते हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, मैं रफ कर रहा हूं यहां पर दोबारा से। देखिए हमने क्या किया, पहले
चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर निकाल ली, ये आ गई हमारे पास। इसका मान उठा के यहाँ पर रख देंगे तो E बराबर आ जाएगा हमारा कितना, स्मॉल e, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, क्या आ गया -n, और इसकी वैल्यू क्या थी माइनस के BA ओमेगा, BA ओमेगा साइन ओमेगा t। बन लिखो या मत लिखो, बात तो एक ही है। ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया यहां पर प्लस, तो E बराबर कितना हो गया n a b ओमेगा साइन ओमेगा t। अब ध्यान देंगे साइन का अधिकतम मान कितना होता है त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति की टेबल पे पहुंच जाइए आप। ट्रिग्नोमेट्री की साइन की जो टेबल होती है, साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, फिर उसके बाद साइन 180 एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह। ठीक, तो साइन का अधिकतम मान कितना होता है, टेबल पे जाइए 90 पे जाके 1 होता है, और 1 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसका मान धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्लियर है इतनी बात। तो साइन के अधिकतम मान के लिए यहां पर लिख देंगे साइन ओमेगा टी के अधिकतम मान, यहां पे इसे समीकरण 1 डाल देते हैं, मान के लिए। ठीक, तो साइन का अधिकतम मान कितना रखेंगे हम 1, और 1 रखेंगे तो केवल ये बचेगा, और ये किसमें बदल जाएगा E0 में। अधिकतम मान हो गया, तो अधिकतम हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त हो गया। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इस पे क्या चीज है ये, यहां से एक डेफिनेशन और बनती है। ठीक, तो यहां से क्या प्राप्त हो गया, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया E0 से, और मान आ गया n a b ओमेगा। ठीक, W नहीं है, कुछ बच्चे W बोलते हैं, ये क्या है ओमेगा है। ठीक है, जहां पर ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ठीक, अब आ जाते हैं फिर से हम समीकरण 1, समीकरण 1 से देखेंगे, फिर से रफ कर रहा हूं। देखिए समीकरण 1 से इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, E0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह E0 लिख सकते हैं। तो E बराबर कितना हो गया, E0 साइन ओमेगा t। ये क्या आ गई, प्रेरित विद्युत वाहक बल की इक्वेशन आ गई है हमारे पास, जहां E0 क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्तम मान अथवा शिखर मान या अथवा आयाम। ठीक है, 3 चीज बताई मैंने, प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान, अथवा या कह सकते हैं हम महत्तम मान, अथवा उसे कह सकते हैं हम आयाम। क्या कह सकते हैं, आयाम। महत्तम अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। मैं एक ग्राफ के जरिए समझाता हूं आपको। ये था इस तरह से। ठीक, तो यहां पर आपने देखा होगा, तो ये जो मान आता है यानी कि अधिकतम मान जो होता है उसे क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात हो रही है, और ये E0 क्या है, यहाँ पर अधिकतम वैल्यू है किसकी, प्रेरित विद्युत वाहक बल की। तो इसलिए इसे हम आयाम भी कह सकते हैं, किसका, प्रेरित विद्युत वाहक बल का। क्लियर है। अब देखते हैं इसकी स्पेशल कंडीशन। सबसे पहले बात करते हैं, जब क्या है, कुंडली हमारी क्या है, कुंडली हमारी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है। क्या है, पहले कुंडली हमारी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है, यानी कि ये कुंडली इस तरह से थीटा कोण नहीं बना रही, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है। ठीक, अब आप हो जाइए चैप्टर नंबर 4 पर। वहां पे भी मैंने कहा था स्पेशल ध्यान देना है,
जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कुंडली आयताकार कुंडली रखी जाती है तो वहां पर थीटा कितना रखा जाता है 90, और जब लंबवत रखी जाती है तो वहां थीटा कितना रखा जाता है 0। उल्टा होता है, बताई थी वहां पर बात। और क्यों होता है ऐसा, ये चीज भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में समझाया था। तो इसलिए आशा करता हूं कि यहां समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपको किसी को समझ में ये बात नहीं आ रही है तो वह मुझसे कॉल पर कंफर्म कर सकता है, ठीक। तो देखेंगे पहली कंडीशन में हमने कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थापित कर दी, ठीक। ये तो आप एक तरह से घर से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया जब लंबवत रखा जाएगा तब थीटा बराबर कितना रखा जाएगा 0, और जब समांतर होगा तो थीटा बराबर कितना रखा जाएगा 90, ठीक। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर यदि कुंडली का तल प्रारंभ में चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हैं तब थीटा बराबर कितना रखा जाएगा 0। तो E बराबर कितना आएगा E0 sin ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह यहां पर क्या रख सकते हैं हम, थीटा भी रख सकते हैं। तो E बराबर E0 sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहां पर क्या हो गया, हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 हो गया, ठीक है। इससे नेक्स्ट चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।